बच्चों, प्यारे दोस्तों, क्या सोचते हैं हम लोग अपने प्रतिदिन अपने डेली लाइफ में, अपने उत्थान के विषय में, अपने डेवलपमेंट के विषय में क्या रहता है हमारा नज़रिया? कैसे हम अपने को औरों से बेहतर बना सकें? तो इसके लिए बिल्कुल ज़रूरी है कि हम जिस लाइफ को जी रहे हैं, जिस विद्यार्थी जीवन को जी रहे हैं, उसमें हमारी ईमानदारी दिखनी चाहिए। और ईमानदारी किस मामले में? ईमानदारी इस मामले में कि मैं अध्ययन कितनी ईमानदारी से कर रहा हूँ और मैं कितना सब्जेक्ट को सीख पा रहा हूँ। क्योंकि जितना मैं सब्जेक्ट को सीखूंगा उसी से हमें एक अपना दिमागी विकास मिलेगा, हमारा स्मरण शक्ति बढ़ेगा, हम अच्छी अच्छी बातों पर चर्चा कर पाएंगे। और इसमें सबसे नंबर 1 पर फिजिक्स आता है। भौतिकी शास्त्र ही हमारा मेमोरी पावर बढ़ाने वाला साइंस है, और इसके अलावा भी है, सब में है, पर ये नंबर 1 पर है, सबसे आगे है। लोगों ने इसीलिए इसको सबसे बड़ा विज्ञान माना है। न्यूटन के 2 गति नियमों की चर्चा बखूबी हो चुकी है। थोड़ा इस पर बात कर ले, तीसरे गति नियम पर, और तब आपको मैं एक बिल्कुल संयुक्त प्रभाव दिखाऊंगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, और उसका नाम है संवेग का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये कितना बड़ा प्रिंसिपल बन करके आएगा ये आप देखेंगे, और उसमें नियमों के बिल्कुल किस तरह से यूज किए जाएंगे, व्यवहृत होंगे, पहला नियम, दूसरा नियम, जो भी तीसरा नियम, सब कुछ। तो तीसरा गति नियम हमें बेसिकली सिखाता है एक्शन रिएक्शन फोर्स के इफेक्ट के विषय में। कहता है कि प्रत्येक क्रिया बल के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया बल लगते हैं, और ये दोनों बल 2 अलग अलग वस्तुओं पर काम करते हैं। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक ही वस्तु के ऊपर क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों बल लगने लगे तो वो कोई रिजल्ट हमको नहीं देगा। अगर मैं इसको 100 न्यूटन से इधर खींचूं, 100 न्यूटन से इधर खींचूं, ये कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। एक्शन भी इसी पर लग रहा है, रिएक्शन भी इसी पर लग रहा है। तो पहले नियम के पहले सेंटेंस के मुताबिक तो हम क्लियर हैं कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है। पर ये अगर एक ही वस्तु पे लगा देंगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। इसीलिए ये स्पष्ट बता दिया गया है कि ये दोनों ही बल 2 अलग अलग वस्तुओं पर काम करते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं इसके। उदाहरण के तौर पर आप देखें, जैसे मान लेते हैं कि यही एक वस्तु है, इसको हमने क्या किया, अपने हथेली पे रखा, आप सामने से देख सकते हैं। अब ये क्या कर रहा है, अपना बल हमारी हथेली पे लगा रहा है, तो हथेली भी अपना बल इसके ऊपर नॉर्मली लंबवत रूप से ऊपर लगा रहा है। इसका मतलब अगर ये वस्तु क्रिया कर रही है तो प्रतिक्रिया इसके ऊपर हो रही है। सो यहाँ एक वस्तु और एक हाथ, ये 2 वस्तुएं हैं, एक ने क्रिया किया, दूसरे ने प्रतिक्रिया किया। आप अपने घर में जहाँ आप बैठे हैं, अगर आप टेबल कुर्सी पर बैठ करके लेक्चर देख रहे हैं, फिजिक्स को समझ रहे हैं, तो वहाँ पर कोई बुक रखी होगी, टेबल पर आपके बगल में कोई खाने वाला सामान रखा होगा, हो सकता है 1 गिलास पानी रखा हो, कुछ भी हो सकता है कि बगल में आपका मोबाइल रखा हुआ हो, दूसरा वाला आप लैपटॉप्स में देख रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं कि वो चीज़ें वहाँ पर रखी हुई हैं, तो अपने वेट के हिसाब से, अपने भार के हिसाब से वो बेंच पर या टेबल पर एक बल लगा रही है, और दूसरा बल क्या है? प्रतिक्रिया बल। तो देखा जाए ना, यहाँ पे सपोज कीजिए कि ये टेबल है और इस टेबल पर कोई बुक्स रखी हुई है, और इस बुक्स को आपने यहाँ रखा हुआ। इसका मास अगर मान लो m है ना, इस तरह से देखें, इसका कोई भी वस्तु हो सकती है। इसका मास अगर m है तो नीचे पर mg काम किया, ये हो गया क्रिया यानी एक्शन, और इस mg को इस टेबल ने अपना रिएक्शन दिया, तो ये हो गया प्रतिक्रिया बल। ये r है ना, या कभी कभी n से भी लोग दिखाते हैं इसको, ये हो गया अभिलंब। अभिलंब या अंग्रेजी में इसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं। तो ये अभिलंब बल है।
ये क्या है? ये प्रतिक्रिया बल है। ये क्या है? प्रतिक्रिया बल है। ये कैसा बल है? प्रतिक्रिया बल है। और ये भी ध्यान देना है कि सामान्य प्रक्रियाओं में क्रिया प्रतिक्रिया बल जो लगते हैं वो दोनों फिजिकल टच में होते हैं। दूसरा भी एग्जाम्पल मैं दिखाऊं, आप यहाँ ध्यान दे दीजिए कि एक बॉल यहाँ पर है, दूसरा बॉल यहाँ पर, दो गेंद है ना, ए और बी, और ए और बी जब आपस में गतिशील होते हैं और अगर इनके मान लेते हैं कि वी बी का वैल्यू कम पड़ता है अगर वी ए से, यानी ये तेज चल रहा है, ये स्लो चल रहा है, आप क्या देखेंगे? आगे चलने के बाद दोनों टकरा जाते हैं और टकराने के बाद दोनों एक दूसरे पर क्या करते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया बल का, है ना, यूज करते हैं। और थर्ड लॉ के हिसाब से जितनी देर तक ही ये कांटेक्ट में रहे उतनी देर तक एक दूसरे को कांटेक्ट में बनाए रखने के लिए यही क्रिया और प्रतिक्रिया बल का जो जोड़ा है वही काम करता है। अब ये दो वस्तुएं अगर आपस में सट सट करके रखी हुई हैं, अगर देखा जाए ध्यान से, कितने एग्जाम्पल है। मैं अगर ये कहूँ कि यहाँ ए है और यहाँ बी है, दूसरे दोनों अगर एक दूसरे से कांटेक्ट में है और ये मान लेते हैं आगे की तरफ जा रही है, गतिशील है, यानी ये मोशन में है, तो आप ये मत समझना इन दोनों के बीच में अगर ये संपर्क बना हुआ है इस जगह पे, इसका मतलब है कि यहाँ मामला एक्शन रिएक्शन का, यह भाग इस भाग को अपनी तरफ खींच रहा है। ये नहीं समझना कि उसको धक्का देके भगा रहा है। यह भाग दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में इसीलिए है कि इस भाग को ये भाग अपनी तरफ खींच रहा है और इस भाग को ये वाला हिस्सा अपनी तरफ खींच रहा है, तभी संपर्क बना हुआ है दोनों का। तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल का जोड़ा एकदम हमेशा दो वस्तुओं पे लगाना है आपको। आप देख लीजिए, आपने एक गनमैन को देखना, मान लो ये एग्जाम्पल नंबर 1 है थर्ड लॉ का, ये एग्जाम्पल नंबर मान लेते हैं पहला है, यहाँ देखें तो एग्जाम्पल नंबर दूसरा है, और कुछ एग्जाम्पल में इसे बोल करके भी बता दूंगा आपको। एक एग्जाम्पल नंबर तीसरा मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर तीसरा भी आप यहाँ पर देखें, बड़ी संतुष्टि मिलेगी। तीसरा एग्जाम्पल, रुकिए पहले तीसरा एग्जाम्पल मैं अलग से लिखा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए परेशान नहीं होना है ना, उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो तीसरे गति नियम की ये सारी बातें हमने आप भी सीखी, आपकी कुछ और उदाहरण से मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। वो टेंशन नहीं लीजिए, सिर्फ सब्जेक्ट को सीखने का टेंशन लीजिए और उसका यूज कैसे किया जाएगा ध्यान उस पर लगाइए। हम आपको उसका यूज भी दिखा देंगे और कुछ ऐसा जरूर करेंगे हम आपके लिए ताकि आपको ये लगे कि ये औरों से अलग है, इसीलिए हमें इसको ही ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए और इसी के साथ मेहनत करना चाहिए। एक गनमैन को देख लीजिए, सपोज कीजिए एक गनमैन है। गनमैन का मतलब क्या? आदमी जो हाथ में बंदूक रखे हुए हैं, गन रखे हुए हैं, और इन्होंने क्या किया, इनके सीने से मैं क्या करता हूँ, है ना, एक इसके सीने से मैं एक बंदूक लगाता हूँ और बंदूक लगाने के बाद ये कोशिश करता हूँ कि ये गन को फायर करे, है ना। ये क्या करता, गन को ऐसे पकड़े हुए है हाथ से और गन का फिगर मज़ेदार नहीं हुआ। गन का डायग्राम आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बना करके दिखाते हैं, अच्छा लगेगा आपको। आइए देखिए, बंदूक चलाना या फायर करना, गन फायर करना कहते हैं, ये भी एग्जाम्पल है। इसको आप देखें यहाँ से। सपोज कीजिए कि ये आदमी थोड़ा सा मजबूत बनाते हैं इसको, ताकि गनमैन बीमार टाइप का नहीं होना चाहिए, गनमैन तगड़ा होना चाहिए। ये आदमी, ये व्यक्ति बीएसएफ नहीं एसपीजी का है और इसने क्या करना है, इन्होंने क्या करा, एक गन इस्तेमाल किया और गन इस्तेमाल करके कहीं पे गोली फायर करता है
है ना। कहीं पे गोली क्या करता है, ये फायर करता है। जब ये गोली फायर करता है तो गोली फायर करने के बाद इसका जो बुलेट है वो कुछ बारूद के प्रेशर से, अंदर में गन पाउडर होता है, उसके जलने से एक दाब बनाता है, दाब के चलते बल आता है, और ये जितने बल के साथ, है ना, आगे की तरफ निकलता है। आप ये देखे होंगे कि इसका धक्का जो है इस गनमैन के छाती पर लगता है। तो ये क्रिया है और ये धक्का क्या हो गया, प्रतिक्रिया। और ये सारे चीज़ों मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब जीके जीएस में जस्ट लाइक ए स्टूडेंट डायरी है ये। कि अक्सर हमको पूछता है कि जब भी कोई व्यक्ति बंदूक चलाता है तो उसके छाती पर धक्का क्यों लगता है। सिंपल सी बात है, गन जब फायर हुआ तो एक बल के साथ क्रिया हुई, उसी के प्रतिक्रिया के तौर पर बंदूक जो है वो पीछे की ओर धक्का लगाया। ये तीसरा गति नियम है, तीसरे गति नियम का रिजल्ट है। इसमें कौन सी बड़ी बात है। और छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना देने से कोई फायदा नहीं है। और देख लीजिए, आप सेलिंग ऑफ बोट देख सकते हैं। सेलिंग ऑफ बोट का मतलब क्या होता है, सेलिंग ऑफ बोट। सेलिंग ऑफ बोट ये भी एक एग्जाम्पल है। सेलिंग ऑफ बोट, BOAT, नाव खेना। क्या करते हैं हम लोग इसमें, मान लो छोटी छोटी नदियां हैं तो वो एक बांस का एक सहारा दे करके पीछे धक्का देते हैं तो नाव आगे जाता है। पर बड़ी बड़ी नदियों में, बड़े बड़े तालाब में, या काफ़ी गहरा जो है जहाँ पे मैं इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नाव खेने के लिए मैं पतवार का सहारा लेता हूँ। एक व्यक्ति जो नाव पर बैठा हुआ है, नाव पर बैठ करके पानी को एक डंटे के सहारे, ये जो है आपका, ये नाव है, ये पानी है, ये क्या है, पानी है। इस पानी में नाव है आपका, उसने क्या करना है, इस नाव को जो है वो यहाँ आदमी बैठ करके, और बैठ करके ये क्या करता है, एक डंटा ले करके, और इस डंटे के सहारे पानी को पीछे धकेलता है। और जब पानी को पीछे धकेलता है तो नाव आगे जाता है। ये क्रिया किस पर किया, पीछे की ओर। F लगाया, इस पतवार से पानी को धक्का दे करके, और फोर्स लगाया पीछे की ओर, पीछे 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 इसमें एक्शन हो रहा है, और नाव आगे जा रहा है ना। नाव की गति आगे की ओर, गति आगे की ओर, ये प्रतिक्रिया है। जिस बल के चलते ये नाव आगे चलना शुरू करता है, ये प्रतिक्रिया बल है। तो बच्चों, प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने सीखा इन चीज़ों की गति नियम, तीसरे गति नियम का इस्तेमाल हम किस प्रकार से करते हैं, और तीसरा गति नियम इसकी सच्चाई क्या है ना। तो इन छोटी छोटी बातों को इतनी बड़ी बात नहीं बनानी है, हमें स्मार्ट बनना है, हमें सही तरीके से चीज़ों को समझना है, जानना है। और जब ये सारी बातें अच्छी होगी तो निश्चित रूप से आपका हर दिन हर सब्जेक्ट इससे प्रभावित होगा। अंत में मैं आपको यही कहता हूँ कि मैं एक जेन्युइन लेक्चर कंटेंट के साथ छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके आपको दे रहा हूँ। आप जहाँ भी जैसे भी हो, लगातार मेहनत करो। और मैं बार बार कहता हूँ कि वीडियो को सही तरीके से शांत भाव से देखो। बहुत अंदर गहराई में जाने का वक्त अभी नहीं आया है, पर एक सामान्य जो सब्जेक्ट का तथ्य है वो हमारे पास होना चाहिए। और जब हमारा ये बेसिक क्लियर रहेगा तो मैं बहुत बड़े बड़े सवाल के साथ भी आपके साथ आऊँगा, जितने की अभी आपको ज़रूरत है। आगे बहुत बड़ा रेंज है इसका। हम बिल्कुल 11th-12 के जब वीडियोज़ आने शुरू होंगे तो कभी अगर दिल करे तो वहाँ से भी आप इसको जज कर सकते हैं। और चैनल को हमेशा सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट के ऊपर भरोसा रख करके, और इसमें कुछ ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ कि दोस्तों से इसको शेयर करें,
लाइक करें और खुश रहें, अच्छी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।